गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फाइलम हम स्टडी करेंगे, पर उससे पहले हम देखेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, किसके बेसिस पर हमने इनको डिफरेंट फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसमें फर्स्ट जो बेसिस है, जिसके बेसिस पर इसको डिवाइड किया, वो है, आज हम ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री एंड जर्म लेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन सा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का जिसके बेसिस पर हमने इनको ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो कौन कौन से लेवल होते हैं? पहला होता है सेलुलर लेवल। फर्स्ट है सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसके अंदर अभी कोई टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं हुई है, सिर्फ सेल्स ही हैं, बहुत सारी सेल्स ऐसे ही प्रेजेंट हैं। तो किस में मिलता है ये देखने को, ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो पॉरीफेरा आ गया जिसके अंदर हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, अभी उसके अंदर टिश्यूज नहीं बने हैं। उसके बाद आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद जब सेल कंबाइंड हो जाती है तो क्या बनता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमें कहाँ मिलेगी देखने को? आप बताओ, पॉरीफेरा के बाद नेक्स्ट फाइलम कौन सा आता है? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, दोनों एक ही हैं भाई भाई, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, इनमें हमें क्या दिखती है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें? सीलेंट्रेटा में एंड टीनोफोरा में, यानी जो सेल्स थी वो कंबाइन होकर उन्होंने क्या बनाया? टिश्यूज। अब टिश्यू कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। तो अब नेक्स्ट लेवल, यानी फर्स्ट हो गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड हो गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें कहाँ देखने को मिली? ये हमें देखने को मिली, ये हो गई थर्ड हमारी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लैटीहेलमिन्थेस के अंदर। फ्लैटवर्म, प्लैटीहेलमिन्थेस। ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थेस के अंदर क्या हुआ? टिश्यूज ने कंबाइन करके क्या बनाया? ऑर्गन। जैसे बहुत सारे टिश्यू है, एक ऑर्गन की बात करें, मान लो स्टमक की, तो स्टमक के अंदर हमारे चारों सिस्टम प्रेजेंट है, एपिथेलियल टिश्यू भी प्रेजेंट है, मस्कुलर भी प्रेजेंट है, नर्वस भी प्रेजेंट है, ठीक है, कनेक्टिव भी प्रेजेंट, तो सारे प्रेजेंट है। जब सारे टिश्यू मिल गए तो क्या बन गया? ऑर्गन। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में प्रेजेंट है? प्लैटीहेलमिन्थेस में। उसके बाद जब ऑर्गन बन जाते हैं और ऑर्गन कंबाइंड हो जाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पूरा एक सिस्टम बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 टाइप का हो गया, जो कहां से कहां है? जो हमारा एसके हेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक, यानी एक बार जो हायर फीचर आ जाता है वो लास्ट तक चलता है। तो एसके हेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पहली बार किसमें अपीयर हुआ? एसके हेलमिन्थेस में, और उसके बाद से लेके कॉर्डेटा तक कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट आ गया हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जहां पर खाली सेल ही प्रेजेंट है वो हो गया सेलुलर लेवल, जो है खाली पॉरीफेरा में। फिर सेल ने कंबाइन करके टिश्यू बनाया तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई, जो किसमें? सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें? प्लैटीहेलमिन्थेस में। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें आ गई? एसके हेलमिन्थेस से लेकर कहां पर? कॉर्डेटा तक, यानी जब हायर फीचर आ जाता है तो वो कॉर्डेटा तक चलता है। तो ये फर्स्ट लेवल हो गया ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बेसिस पर हमने ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया। सेकेंड आता है सिमेट्री। तो सिमेट्री कौन कौन सी है ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम सेकेंड उसमें, सिमेट्री में। तो सिमेट्री जो है वो 3 तरह की है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल या एसिमेट्री। तो एसिमेट्रिकल बोल सकते हैं या एसिमेट्री बोल सकते हैं। तो जो स्पंजेस हैं, मोस्टली स्पंजेस क्या है? एसिमेट्रिकल, यानी
उसको हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, कहीं से भी वो पास ऑन होगा सेंटर से तो उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकता। मान लो एक स्पंज का पार्ट है, जैसे हम ट्री की बात करें तो ट्री को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते इक्वली, ठीक है, तो इसको भी हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। तो मोस्टली जो स्पंजेस हैं वो क्या है, स्पंजेस किस में आते हैं, पॉलीफेरा में। तो मोस्टली स्पंजेस क्या हो गए, एसिमेट्रिकल, पर कुछ होते हैं जो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। अब पहली हो गई एसिमेट्रिकल, सेकेंड आ गई रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मीन्स उसको हम उसको जो है रेडियली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमें किसमें देखने को मिलती है, ज्यादातर जो एनिमल सेसाइल होते हैं यानी मूव नहीं करते, या स्लो मूविंग एनिमल्स जो होते हैं, सेसाइल या स्लो मूविंग एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती है। दूसरा, पहला ये फीचर है इसका। दूसरा फीचर है कि इनकी जो बॉडी शेप होती है वो बॉडी कैसी होती है, ज्यादातर सिलेंड्रिकल और डिस्क शेप, ठीक है, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल या डिस्क शेप होती है और ये सेसाइल एनिमल होंगे या स्लो मूविंग एनिमल्स होंगे। तो जैसे सिलेंट्रेटा है या हम स्टारफिश ले लें, ये डिस्क शेप हो गई, इस तरह से, ठीक है। तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। अगर कोई भी सेंटर से पास ऑन हो रहा है, उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। यानी एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी सेंट्रल एक्सिस से पास हो, डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स, इसको हम टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। सो एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। कैसे भी डिवाइड करें, एक तरह से स्फीयर की तरह, डिस्क की तरह समझ लीजिए, उसको हम कैसे भी डिवाइड करेंगे, हम टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री हमें किसमें देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। ये तीन के अंदर हमें देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री। अब ये क्या करते हैं, देखो ये सेसाइल है। जैसे अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा किसमें आता है, सिलेंट्रेटा में। यह सी एनीमून को देखें या हाइड्रा को देखें, इसकी भी बॉडी इस तरह से होती है, सी एनीमून इस तरह से, यहाँ टेंटिकल्स प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो इसमें टेंटिकल्स चारों तरफ प्रेजेंट है। अब ये सेसाइल एनिमल है, सेसाइल एनिमल है तो क्या होगा, पीछे से भी कोई एनिमी आ सकता है, साइड से भी कोई आ सकता है, आगे से भी आ सकता है। तो ये टेंटिकल्स इसको हेल्प करते हैं अपने, एक तो एनिमी से भी बचाने के लिए, दूसरा प्रे को पकड़ने के लिए भी, क्योंकि ये सेसाइल है, एक जगह पे है बेचारा, तो इसको अपने प्रे को भी पकड़ना है और अपने आप को एनिमी से भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये टेंटिकल्स इसके जब चारों तरफ होते हैं तो इसका बेनिफिट होता है कि ये इसको हेल्प करते हैं अपने एनिमी से बचाने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो रेडियल सिमेट्री किसमें देखने को मिलती है हमको, सेसाइल या स्लो मूविंग एनिमल्स में, जिसमें बॉडी ज्यादातर कैसी होती है, सिलेंड्रिकल या डिस्क शेप। और किसमें देखने को मिलता है हमको, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा के अंदर, जहां पर हम उसको रेडियली डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल हाफ्स में। तीसरी आती है बाइलेटरल सिमेट्री, थर्ड है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री यानी जिसमें मिरर इमेज बनती है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हाफ, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ इक्वल है, जैसे हमारे अंदर। आप अपने एग्जांपल को देख सकते हो कि अगर हम सेंटर से, अगर हम इसको सेंटर एक्सिस से भी डिवाइड करेंगे तो हमारा राइट हाफ और लेफ्ट हाफ इक्वल है। ऐसा नहीं है कि हमारा राइट हाफ और लेफ्ट हाफ इक्वल नहीं है। तो जहां पर अगर हम एक सेंटर एक्सिस से एक प्लेन पास करते हैं तो हमारा राइट हाफ टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाती है, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में जो मिरर इमेज होती है
दोनों को हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री कब आई? जब एनिमल्स ने मूव करना स्टार्ट किया, क्रॉल करना स्टार्ट किया। जब क्रॉलिंग एनिमल स्टार्ट हुए, जब क्रॉल करना स्टार्ट हुए तो माउथ एक साइड पे बन गया, हेड सिफेलाइजेशन हो गया। सिविलाइजेशन का मतलब है हेड फॉर्मेशन हो गया, सेंस ऑर्गन एक साइड पर, हेड के वहां पे माउथ आ गया, हेड आ गया, सेंस ऑर्गन आ गए। तो जिससे वो जब वो मूव कर रहा है तो उसको सारा कुछ आगे दिख रहा है। तो सिविलाइजेशन यानी हेड की फॉर्मेशन हो गई है, वहां पे सेंस ऑर्गन हो गए हैं, आईज आ गई हैं, तो वो आराम से आगे मूव कर सकता है। तो उसको हम रेडियली डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम बाइलेटरली डिवाइड कर सकते हैं, यानी राइट हाफ और लेफ्ट हाफ इक्वल हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ से स्टार्ट हो गई? ये प्लेटीहेलमिन्थिस फर्स्ट फाइलम था जिससे बाइलेटरल जो सिमेट्री स्टार्ट हुई। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट फाइलम कौन सा है जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री देखी? तो प्लेटीहेलमिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक सब क्या है? सिर्फ एक बीच में इकाइनो आएगा, इकाइनो को छोड़ दीजिए। इकाइनो में एक्सेप्शनल केस है कि वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, नहीं तो प्लेटी से लेके कॉर्डेटा तक सारे क्या है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड सिमेट्रिकल के बेसिस पर इसका डिफरेंशिएशन, कि अगर उसको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते तो वो एसिमेट्रिकल हो गया, जिसमें मोस्टली स्पंजेस आते हैं, कुछ स्पंजेस को छोड़कर जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियली अगर हम उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो वो कहलाता है रेडियल सिमेट्री, जिसमें मेनली सेसाइल या स्लो मूविंग एनिमल्स आते हैं, जो हमें जिनकी बॉडी ज़्यादातर सिलेंड्रिकल और डिस्क शेप होती है, और जो हमें देखने को मिलता है सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा में। बाइलेटरल सिमेट्री कब स्टार्ट हुई? जब एनिमल्स क्रॉल करना स्टार्ट हुए, ये बात ध्यान रखिए। तो आपको पता है कि प्लेटीहेलमिन्थिस से जो है वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिससे सिफिलाइजेशन हुआ, यानी हेड फॉर्मेशन हुआ, वहाँ सेंस ऑर्गन आ गए, आई का डेवलपमेंट हुआ, माउथ बन गया, तो ताकि वो अपने शिकार को देख सके, आगे मूव कर सके, सेंस कर सके। तो वहाँ से प्लेटीहेलमिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक सब में बाइलेटरल सिमेट्री है, सिर्फ इकाइनो को छोड़ के। अब थर्ड आता है हमारा जर्म लेयर्स। तो स्टूडेंट जर्म लेयर क्या है? जर्म से रिलेटेड नहीं है कुछ भी है कि जर्म आ रहा है तो जर्म से रिलेटेड है, ये एक्चुअली लेयर्स हैं। यानी फर्स्ट सेल कौन सी बनती है? जाइगोट बनता है फ्यूजन के बाद, और जाइगोट के बाद उस सेल में डिवीजन होता है। डिवीजन होता है तो क्या बनता है? सबको पता है कि जाइगोट एक सेल है, जाइगोट के बाद उसमें डिवीजन होगा, फिर जैसे एक सेल बन गई जाइगोट, जाइगोट डिवाइड करेगा तो मरूला बनेगा। अब मैं सारी स्टेजेस आपको नहीं बताऊंगी, बट ऐसे करके उसमें डिवीजन होता चला जाता है। फिर उसके अंदर 3 लेयर बन जाती हैं इस तरह से, ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक 3 लेयर्स बन जाती है, जिनको हम बोलते हैं जर्म लेयर्स। वो एक्चुअली ऐसे तो नहीं दिखाई देती हैं, बट 3 लेयर्स बनती हैं, 3 लेयर बन जाती हैं। और ये 3 लेयर एक्चुअली में सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को बनाती हैं, ये 3 जर्म लेयर्स। यानी जब तक बेबी नहीं बनता सबसे पहले क्या बनता है? ये जर्म लेयर्स, और ये जर्म लेयर से ही हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो ये 3 जर्म लेयर अब क्या होती है? जब बनती है उसके बाद ये एलोंगेटेड हो जाती हैं, इस तरह से सिलेंड्रिकल हो जाती है, इस तरह से लंबी हो जाती है पूरी, ठीक है। तो ये 3 जर्म लेयर आ जाएंगी। हमें जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिखाया है वो इस तरह का दिखाया है, 3 जर्म लेयर यहाँ पर आ जाएंगी। तो सबसे बाहर की लेयर को बोलते हैं हम एक्टोडर्म, अंदर की लेयर हो गई एंडोडर्म, ठीक है, और बीच वाली है मेसोडर्म, बीच वाली है मेसोमिडल, मेसोमिडल, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। जब ये इस तरह से सिलेंड्रिकल होगी, पूरी इस तरह से बन जाती है, तो हमें जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिखा है वो ये वाला डायग्राम है यहाँ सामने से। तो ये बाहर की तरफ क्या आ जाएगी? एक्टोडर्म, फिर अंदर की तरफ क्या हो जाएगी? यानी ये एक्टोडर्म है पूरी, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या आ जाएगी? मेसोडर्म, और अंदर आ जाएगी एंडोडर्म, एंडोडर्म, और बीच में एक लेयर ज्यादा बन गई है, ठीक है, और बीच में आ जाएगी मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म मैंने इसलिए बताया कि आपको पता चल जाए एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है वो ऐसा दिया है। तो अगर हम उसको डायग्राम को देखते हैं तो 2 डायग्राम वहां बने हुए हैं एनसीईआरटी में, देखो इस तरह से एक्टोडर्म, देखो, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है,
तो अब हम इसको बना लेते हैं जरा। ये मैंने खाली समझाने के लिए बनाया कि पहले जब जाइगोट बनता है, जाइगोट में डिवीजन होता है, मोरूला, ब्लास्टुला, बहुत सारे लेयर्स बनती हैं। ये 3 जो लेयर बनती हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। मेसो मतलब मिडल, एक्टो मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर। तो ये इस तरह से एलोंगेटेड होकर इस तरह से सिलेंड्रिकल हो जाती है और उसका जो डायग्राम बना है वो इस तरह का डायग्राम बना हुआ है। तो वो क्या है, वो कौन कौन सी जर्म लेयर है, तो ये देखो इस तरह से ये 2 डायग्राम बने हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, अब सबसे जो बाहर की लेयर है ये क्या होगी, एक्टोडर्म। सबसे बाहर की जो लेयर है वो है एक्टोडर्म, जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, इस तरह से पूरे में ये सेल्स हैं, सेलुलर लेयर है। फिर बीच वाली यहाँ अंदर वाली लेयर क्या है, एंडोडर्म। और यहाँ पर बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहता है। यहाँ पर ये सेल नहीं होती हैं, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में। किसमें, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, यानी 2 जर्म लेयर्स हम 2 उसमें पढ़ेंगे। एक है डिप्लोब्लास्टिक और एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बेसिस पर हमने डिफरेंशिएट किया है। डाई का मतलब होता है 2, डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 जर्म लेयर्स, और ट्रिप्लो का मतलब है 3 जर्म लेयर यानी 3 जर्म लेयर्स। ठीक है, 2 जर्म लेयर्स किसमें प्रेजेंट है और 3 जर्म लेयर्स किसमें प्रेजेंट हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 जर्म लेयर्स किसमें प्रेजेंट होंगी, टिनोफोरा, सीलेंट्रेटा। जो लोअर ग्रुप का फाइलम है यानी सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा, उसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 2 जर्म लेयर्स होती है। बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। ठीक है, और बीच में ये जो है ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं मीसोग्लिया। मीसोग्लिया ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं हम मीसोग्लिया। मीसोग्लिया यानी जेल लाइक सब्सटेंस है जो कहलाता है मीसो, ये होता है जेल लाइक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं मीसोग्लिया। ठीक है, और ये हो गया एंडोडर्म। अब ये डिप्लोब्लास्टिक किसने बताया मैंने, ये हो गई डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 लेयर्स हैं। ये तीसरी लेयर अभी बनी नहीं है मीसोडर्मिस। तो ये किसमें मिलता है हमें, सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा। सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में। अब यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, वही बाहर एक्टोडर्म, बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म, और बीच में क्या बन जाएगी, मीसोडर्म। ठीक है, अब अंदर एंडोडर्म, ठीक है, और बीच में मीसोडर्म। यहाँ पर 3rd लेयर बन गई, कौन सी, मीसोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी लेयर हो गई, सबसे बाहर वही एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म और बीच में मीसोडर्म। मीसोडर्म, तो ये 3 लेयर बन गई। तो डिप्लोब्लास्टिक यानी जहां पर 2 लेयर थी, बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म और बीच में मीसोग्लिया, जेल लाइक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं मीसोग्लिया। ये सेलुलर नहीं है, खाली जेल लाइक सब्सटेंस है। तो ऐसे एनिमल जिनमें खाली 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो ऐसे एनिमल्स कौन से हैं, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा।
और ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 जर्म लेयर आ गई, एक्टोडर्म बाहर वाली, अंदर वाली एंडोडर्म और बीच में मेसोडर्म। तो ये कहां से स्टार्ट हो जाएगा, प्लैटीहेलमिन्थिस, प्लैटीहेलमिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। यानी प्लैटीहेलमिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक सारे एनिमल्स क्या हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिर्फ सीडेंट्रेटा और टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक है और प्लैटी से लेके कॉर्डेटा तक सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी उनके अंदर 3 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, और इन्हीं से ही हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जैसे एक्टोडर्म नर्वस टिश्यू के लिए है, मेसोडर्म कनेक्टिव मस्कुलर, ऐसे करके सारे जो है अलग अलग सिस्टम अलग अलग लेयर से बनते हैं। तो ये हमारा हो गया 3 बेसिस, जिनके बेसिस पर हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। कल हम आगे के कैरेक्टर पढ़ेंगे कि जिसके बेसिस पर इसको डिफरेंशिएट किया गया है। आपको ये समझ में आ गया होगा क्या क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमेट्री हो गई, और जर्म लेयर्स यानी जिससे हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो 2 ही वर्ड याद रखते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब 2, जो पहले के 2 फाइलम में, पॉलीफेरा को छोड़ दो जिसमें कोई नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटी से लेके कॉर्डेटा तक सब। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।